तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 हम लोग देखने आ रहे हैं। तो ये एक्ट आता है 1857 के रेवोल्यूशन के बाद। तो इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने पूरे पावर को कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर देती है। इसमें जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उसको ले लिया जाता है ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। ब्रिटिश क्राउन एक अपॉइंट करते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडियन अफेयर्स लंदन में। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होंगे वो एमपी होंगे, और इनको असिस्ट करने के लिए एक 15 मेंबर का काउंसिल बनाया जाएगा जो कि काउंसिल ऑफ इंडिया कहलाएगा। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नीचे गवर्नर जनरल और वॉइसरॉय काम करेंगे। गवर्नर जनरल ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी को रेगुलेट करेंगे, उसका प्रतिनिधित्व करेंगे। और वॉइसरॉय जो है वो ब्रिटिश क्राउन और प्रिंसली स्टेट के बीच के रिलेशन को देखेंगे। और ये वॉइसरॉय का जो एक नया पोस्ट है उसको इंट्रोड्यूस गया था इसी एक्ट के थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद आता है काउंसिल एक्ट आना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काउंसिल एक्ट में देखा जाता है रिवर्सल, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, ब्रिटिश टेरिटरी को एडमिनिस्टर करने के लिए कुछ चेंजेस लाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में क्या प्रोविजंस थे। तो फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस को इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन ये नॉमिनेटेड थे, ब्रिटिशर्स द्वारा नॉमिनेटेड थे। यहाँ पे पोर्टफोलियो सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो पोर्टफोलियो सिस्टम किससे इंट्रोड्यूस हुआ है? तो काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। उसके बाद काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में क्या होता है? तो देखो 1885 में आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस बन चुका है। तो इनका डिमांड होता है कि इंडियंस के नंबर को लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंक्रीज किया जाए। तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस के नंबर को इंक्रीज करते हुए इलेक्टेड इंडियंस को भेजा जाता है। लेकिन ये जो इलेक्शन होता है इंडियंस का, वो यहाँ पे राइट टू वोट बहुत ही कम इंडियंस को मिला रहता है, बहुत ही कम, यानी प्रिविलेज्ड इंडियंस को मिला रहता है। तो जो कि लगभग 1% इंडियन होते हैं। तो इसीलिए, और ये भी सिर्फ मेन ही होंगे, तो इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस की शुरुआत हो चुकी थी काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन, अगर ऐसा क्वेश्चन है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन का कब शुरुआत हुआ, तो काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 के थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट हुआ था। उसके बाद बजट पे वोटिंग का कोई राइट्स नहीं था, लेकिन डिस्कशन और क्वेश्चनिंग को अलाउ कर दिया गया था। अब देखते हैं हम लोग काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। तो काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोला जाता है, और मिंटो को फादर ऑफ इंडियन कम्युनिज्म भी बोला जाता है। इसमें क्या हो गया? सेपरेट कॉमनवेल्थ इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स को इंट्रोड्यूस किया गया। डायरेक्ट इलेक्शंस इसमें फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किए गए। लेजिस्लेटिव काउंसिल सेंटर और प्रोविंसेस में क्या क्या डिफरेंसेस आए वो हम लोग देख लेते हैं। तो सेंटर में इंडियंस के नंबर को इंक्रीज कर दिया गया, 16 से 60 कर दिया गया। तो ऑफिशियल मेजोरिटी ब्रिटिश के पास ही रही यहाँ पे सेंटर में, लेकिन प्रोविंसेस में ऑफिशियल मेजोरिटी ब्रिटिशर्स के हाथों से जा चुका था। बूथ लेवल में बजट और बिल्स पे जो गवर्नर जनरल थे, उनका जो एडवाइस था नॉट बाउंडेड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल। गवर्नर जनरल जो काउंसिल का एडवाइस था उससे बाउंडेड नहीं थे। फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को डाला गया, जो कि थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो कि लॉ मिनिस्टर बने। उसके बाद होता है वर्ल्ड वार वन के बाद 1917 में मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है, जिसमें बताया जाता है कि ये जो रिफॉर्म है उसके रिकमेंडेशन क्या क्या थे। तो इसमें इसका जो फर्स्ट रिकमेंडेशन था वो था इंडियंस को एसोसिएट किया जाएगा, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के सभी ब्रांचों में इंडियंस को एसोसिएट किया जाएगा। उसके बाद सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन को डेवलप किया जाएगा इंडिया में, और प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो ये कुछ एडवाइस थे, रिकमेंडेशन थे मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म के। उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का मेन एम क्या है? पावर को डिवॉल्व करना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है। तो इसमें क्या होता है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ रूल फॉर इंडियंस एट अर्लीस्ट डेट, ऐसा बोला जाता है। सेंटर में नो प्रपोजल फॉर फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, यहाँ सेंटर में तो यूनिटरी ही रहेगा, फॉर्म था यूनिटरी ही। और बाइकैमरल लेजिस्लेचर को ला दिया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल की जगह पे। लेकिन प्रोविंसेस में क्या किया गया? तो इलेक्टेड इंडियंस मेजोरिटी में आ गए थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया। प्रोविंसेस में डायरकी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था।
यहाँ पे सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया गया रिजर्व्ड लिस्ट और ट्रांसफर्ड लिस्ट में। रिजर्व्ड लिस्ट गवर्नर के हाथ में था और जो ट्रांसफर्ड लिस्ट था वो इलेक्टेड मिनिस्टर्स के हाथ में था। लेकिन तब भी गवर्नर के पास यहाँ पे वीटो पावर था। फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के ही थ्रू वोटिंग राइट्स दिए गए वुमेन को, और ऐसा इस एक्ट के थ्रू ये भी प्रपोज किया गया कि सेपरेट इलेक्टोरेट का और एक्सटेंशन किया जाएगा। उसके बाद मुद्देमान कमेटी बनता है 1924 में, उसके रिकमेंडेशन आते हैं, इसको बनाया जाता है ताकि डायरकी को रिव्यू किया जा सके। उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो कि प्रपोज करता है फेडरल स्ट्रक्चर। लेकिन ये फेडरल स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए एटलीस्ट 50% ऑफ द प्रिंसिपल स्टेट्स को इसको साइन करना था, लेकिन वो नहीं हो पाता है। तो इसीलिए इसका जो फेडरल फॉर्म था वो कभी लागू हो ही नहीं पाता है। इसके फेडरल फॉर्म में क्या क्या थे, तो 3 टाइप्स के स्टेट को डिवाइड किया गया था। एक ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, दूसरा प्रिंसली स्टेट, तीसरा था चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। ऐसा क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी कि नहीं, तो डोमिनियन स्टेटस और इंडिपेंडेंस की बात नहीं की गई थी इस एक्ट के थ्रू। और उसके बाद 3 लिस्ट में यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया था। एक था फेडरल लिस्ट, दूसरा था कंकरेंट लिस्ट, तीसरा था प्रोविंशियल लिस्ट। और इसमें बताया गया था कि रेसिड्यूरी पावर वो किसके हाथ में रहेगा, तो वाइसरॉय के हाथ में रहेगा। अब सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में प्रोविंशियल लेवल पे डायरकी लाया गया था, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे डायरकी लाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू। यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स उसको बांट दिया गया रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड में, लेकिन ये कभी एग्जिस्टेंस में आ ही नहीं पाया क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर तो आया नहीं। इस एक्ट के थ्रू ही आरबीआई की स्थापना की गई। बर्मा को सेपरेट किया गया और ओडिशा और सिंध को क्रिएट किया गया। और प्रोविंसेस में क्या हो रहे थे तो वो देख लेते हैं हम लोग। डायरकी से अब यहाँ पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की तरफ शिफ्ट हुआ। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट यहाँ पे देखने को मिलता है हमें, और नो कॉन्फिडेंस मोशंस भी ला सकते थे। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में क्या चेंजेस हो गए वो हम लोग देखते हैं। 40% बजट, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और इरीगेशन, ऐसे और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स इलेक्टेड मिनिस्टर्स के हाथ में चले गए। उसके बाद आता है अगस्त ऑफर 1940 में, जिसमें डोमिनियन स्टेटस के बारे में फर्स्ट टाइम बात की गई। तो फर्स्ट टाइम डोमिनियन स्टेटस के बारे में कब बात की गई, तो अगस्त ऑफर 1940। इसमें बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाया जाएगा मेनली ऑफ इंडियंस। ठीक है, तो इसके अपोजिशन में इंडिविजुअल सत्याग्रह आता है। उसके बाद क्रिप्स मिशन आता है 1942 में, जिसमें डोमिनियन स्टेटस के बारे में तो बात की गई थी, तो डोमिनियन स्टेटस तो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन यहाँ पे बोला गया कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, जो कि यहाँ पे अगस्त ऑफर में बोला गया था कि मेनली ऑफ इंडियंस रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मेनली इंडियंस रहेंगे। तो यहाँ पे बोल दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सिर्फ और सिर्फ इंडियंस रहेंगे, ओनली ऑफ इंडियंस। उसके बाद प्रोविजंस विलिंग टू फॉर्म, जो भी प्रोविंसेस यूनियन बनाना चाहते हैं अपना खुद का, वो ऐसा बना सकते हैं। तो इसके अपोजिशन में फिर से इसका अपोज किया गया। तो 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है, जिसमें स्टीफन क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे और पैथिक लॉरेंस थे। पैथिक लॉरेंस इसके हेड थे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हेड इसके पैथिक लॉरेंस थे। इसमें कोई पार्टीशन की बात नहीं की गई थी। डोमिनियन स्टेटस के बारे में बोला गया था। इंडियन स्टेट्स को 3 ग्रुप में बांटा जाएगा, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ठीक है, ग्रुप ए में होंगे नन मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट्स, ग्रुप बी में होंगे मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट्स इन नॉर्थ वेस्ट, और ग्रुप सी में होंगे मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट्स इन ईस्ट। और इन सभी के लिए इन सभी को अलाउड रहेगा कि अपना वो कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, लेकिन एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन भी रहेगा। उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, जिसको माउंट बेटन प्लान भी बोलते हैं। इसमें डोमिनियन स्टेटस के बारे में बात की गई और यहाँ पे पार्टीशन विथ मैक्सिमम यूनिटी के बारे में बात की गई। ठीक है, 1947 का माउंट बेटन प्लान बात करता है पार्टीशन विथ मैक्सिमम यूनिटी। और इसके बीच में एक और प्लान आता है जो कि है वेबल प्लान, जो कि 1945 में आता है। इसमें हिंदू मुस्लिम के इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। इसमें भी डोमिनियन स्टेटस के बारे में ही बात किया जा रहा था। और ऑल पोजीशंस एक्सेप्ट गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ। ठीक है, गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छोड़ के बाकी सभी पोजीशंस को डिवॉल्व करने की बात की गई थी इस एक्ट के थ्रू, वेबल प्लान के थ्रू।